गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस के अनुसार आपके 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और इन दिनों हम 9th चैप्टर भारत के परंपरागत वस्त्र इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसमें कई टेक्सटाइल वस्त्रों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है पटोला। जो पटोला वस्त्र है वो बहुत ही प्रसिद्ध वस्त्र है और वो काठियावाड़ और गुजरात का वस्त्र होता है, वहीं बनता है, वहीं सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये वहाँ के लिए एक प्रेशियस वस्त्र है। शादी में, शुभ अवसरों पर ये पहना जाता है, बनाया जाता है और बच्चों को, लड़कियों को दिया जाता है। तो पटोला जो आज का टॉपिक है वो गुजरात और काठियावाड़ का वस्त्र है, वही बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। शादी ब्याह कोई भी शुभ अवसर है उन पर हम पटोला से बने वस्त्रों को पहनते भी हैं, देते भी हैं। लेकिन पटोला को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत ही लगन की ज़रूरत होती है और जब हम इसको बनाते हैं तो हमें सिल्क के धागों का यूज़ करना होता है। सिल्क के जो सूत होते हैं पहले उनको रंगा जाता है। सिल्क के सूतों को रंगने के बाद ताने और बाने अलग अलग किए जाते हैं क्योंकि जो ताने के धागे होते हैं वो थोड़े हार्ड होने चाहिए, अधिक बंट लगे हुए होने चाहिए क्योंकि उन पर दबाव ज़्यादा पड़ता है बाना जब अंदर भरता है। तो ताने के धागे और बाने के धागे जो सिल्क के होते हैं उनको हम रंग लेते हैं, अलग कर लेते हैं और जब इनको रंगा जाता है तो ये हल्के से गहरे रंगों तक हम इनको रंगते हैं। और दोनों प्रकार के सूतों को जब रंगा जाता है उसके बाद ज़मीन पर फैला देते हैं। ज़मीन पे फैलाने के बाद में उनकी डिज़ाइन की रेखाएं बना देते हैं। ताने भी डाल दिए, बाने भी डाल दिए, फिर उनकी जो डिज़ाइन है वो एक रेखा, उस पर डॉट 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 करके और रेखाएं बना देते हैं। फिर डिज़ाइन के अनुसार उन सूतों को वहाँ से बांध लेते हैं। जो भी डिज़ाइन है उसके आधार पर जो सिल्क के सूत ताने और बाने के रूप में हैं उनको बांध लेते हैं। बांधने के बाद में बंधेज, जैसे टाई एंड डाई है, बंधेज की प्रक्रिया जैसे ही हम इसको रंगाई करते हैं। रंगाई के लिए क्या करेंगे कि मतलब रंगते भी हैं और बांधते भी हैं। जैसे हम टाई एंड डाई में करते हैं तो रंगने और बांधने की जो प्रक्रिया है वो कई बार दोहराई जाती है। वो इसलिए क्योंकि हल्के से गहरे रंगों तक हम रंगते जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जब तक कि उनको ऐसा रंग जो उनको शेड और रंग चाहिए, जब तक वो नहीं आता है तो बार बार उन धागों को रंगा जाता है। हल्के से गहरे रंग तक बार बार रंगा जाता है और उसके बाद ताने के जो सूत हैं उनको व्यवस्थित रूप में जो फ्रेम है उस पर लगा दिया जाता है। ताने के सूतों को व्यवस्थित रूप से लगाने के बाद में जो फिलिंग होती है उसमें वो बाने के धागों की होती है। तो बाने का धागा जब भरा जा रहा है तो जिस डिज़ाइन में उसको रंगा गया था तो जहाँ पिंक आना चाहिए वहाँ पिंक धागा आना चाहिए, जहाँ सफ़ेद, जहाँ लाल, तो थोड़ा भी आगे पीछे हो जाएगा तो पूरी डिज़ाइन बिगड़ जाती है इसमें। तो क्योंकि रंग पहले लिया, बाद में नहीं रंगा, छपाया भी नहीं, इसलिए बहुत ही मेहनत चाहिए होती है। तो बाने के सूतों को डिज़ाइन के अनुसार इसमें भरा जाता है और जब पटोला को तैयार करते हैं उसमें बहुत ही मेहनत है, लगन है, उसके अलावा समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। बार बार में उसको चेक करना पड़ता है डिज़ाइन से और सावधानी रखनी पड़ती है। मतलब कोई भी धागे को थोड़ा भी तेज अगर खींच लेंगे तो वो जो डिज़ाइन मान लो ऐसे ऐसे आ रही थी, तो अगर एक धागा यूँ हो गया तो यूँ और यूँ हो जाएगी वो डिज़ाइन, तो वो तिकोनी नहीं बनेगी, या चोंच बन रही थी या पंख बन रहा था या कोई स्वास्तिक बन रहा था। तो इसलिए इसमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। और पटोला में अधिकतर जो परंपरागत नमूने होते हैं वो घोड़े के, हाथी के, टोकरी के, फूल के, पत्ती के, ऐसे डिज़ाइन जो हैं, ऐसे नमूने पटोला में अधिकतर वस्त्रों में परंपरागत रूप से बनाए जाते थे। फिर इनको इसी तरीके से नामकरण भी किया गया, मतलब नाम से अलंकृत किया
जैसे फूलों के गुच्छों की डिजाइन है, फूलों के गुच्छों वाला जो नमूना है उस पटोला के वस्त्र को कहते हैं फुलकारी। जिसमें हाथी और चीते जैसे नमूने बने हुए होते हैं उनको कहते हैं बाघ कुंजर, और जिनमें नृत्य करती हुई स्त्रियां होती हैं उनको कहते हैं नारी कुंजर। मतलब जो जो डिजाइन होती है उस अनुसार उनके नाम भी होते हैं, फुलकारी, बाघ कुंजर, नारी कुंजर। और किसी किसी वस्त्र में तो देवनागरी लिपि में मंत्र लिखे हुए होते हैं, और वो मंत्र लिखा हुआ जो वस्त्र होता है वो पुरुष बहुत आराम से, बहुत शौक से पहनते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में, पूजा पाठ में ये मंत्र लिखे हुए वस्त्र काम में आते हैं। लेकिन ये वस्त्र जो होते हैं वो सूती जो कपड़ा होता है या मलमल के जो धागे होते हैं उनसे बने हुए होते हैं। और जब ये सूती धागे और मलमल से बने हुए होते हैं, देवनागरी लिपि से इन पर मंत्र लिखे हुए हैं, तब इस वस्त्र का एक और नाम आ जाता है धोती। तब हम इसको धोती कहते हैं। तो इस तरह से ये पटोला के बारे में कंप्लीट हुआ। आज हम एक और टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में, टेक्सटाइल फैब्रिक, परंपरागत एक और वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे, कलमदार। कलमदार नाम से ही लग रहा है कि इसमें कुछ कलम यूज होती होगी। तो कलमदार जो वस्त्र होते हैं उन पर कलम जो होती है, पहले एक कलम हुआ करती थी लकड़ी की और आगे से चोंच होती थी, उसको डुबो डुबो के लिखते थे। तो कलम या फिर पेन के द्वारा जब सूती वस्त्र के ऊपर पेंट किया जाता है, यानी उसको रंगा जाता है, तब हम उसको कलमदार वस्त्र कहते हैं। और कलमदार वस्त्र में कलम और पेन तो यूज होता ही है, लेकिन जो विधि होती है वो बाटिक कला जैसी होती है। बाटिक कला में क्या करते हैं, ब्रश लेते हैं, मोम में डुबोते हैं और डिज़ाइन के ऊपर जो डिज़ाइन वाइट रखना है पहले उसको बंद कर देते हैं, फिर पीले में डाला, फिर पीले रखना है तो पीले पे मोम लगा देते हैं, फिर रेड में, फिर ब्लैक में, वो इस तरह से होता है। तो इसमें भी कलम और पेन का यूज़ होता है और पेंट करते हैं उससे, और बाटिक जैसी विधि इसमें अपनाते हैं। इसको भी हम रेजिस्ट डाइंग यानी अवरोधक रंगाई या अवरुद्ध रंगाई कहते हैं। मतलब अवरुद्ध रंगाई से कलमदार वस्त्र को तैयार किया जाता है। अवरुद्ध यानी रेजिस्ट करना। मान लो आपने वहाँ बांध दिया या मोम लगा दिया तो वहाँ रंग का जाना रेजिस्ट हो गया, वहाँ रंग नहीं जाएगा, बाकी जगह रंग जाएगा। तो वो अवरुद्ध रंगाई या अवरोधक रंगाई या फिर उसको रेजिस्ट डाइंग कहते हैं। तो कलमदार के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वस्त्र को हल्के गुलाबी रंग में डुबो देते हैं। हल्के गुलाबी रंग का उस वस्त्र को पूरा रंग लेते हैं। हल्का गुलाबी रंग का जब वस्त्र बन गया तो उसको बिल्कुल खींच कर फैला देते हैं। फैलाने के बाद में जो डिज़ाइन होती है, जैसे इसके जो डिज़ाइन होते हैं वो होते हैं, इसके जो मोटिव यानी नमूने हैं कलमदार में वो होते हैं फूल, पत्ती या फिर पुष्प वाटिका, या फिर कई बार पौराणिक कथाएं भी होती हैं। तो ये सब जो चीज़ है, तो पहले हमने हल्के गुलाबी रंग में रंगा, उसके बाद में उसको खींचकर फैला दिया उस कपड़े को। उसके बाद में हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र को फैलाने के बाद हम उस पर डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन को जब बनाते हैं वस्त्र के ऊपर तो हम कलम या पेन का यूज़ करते हैं। कलम और पेन को मोम में डुबो देते हैं। गरम मोम होता है वैक्स, गरम मोम में हम डुबो कर और उस हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पर जो खींचकर फैलाया हुआ है हम उस पर डिज़ाइन बनाते जाते हैं। जब पूरी डिज़ाइन बन जाती है तब हम उस कपड़े को गहरे लाल रंग के टब में भिगो देते हैं। गहरे लाल रंग में डुबोने के बाद में जब हम उसको निकालते हैं, फिर उसको वापस से गर्म पानी में हम उसको डालते हैं। गर्म पानी में डालने से जो मोम लगाया था ना, मतलब हल्का गुलाबी रंग का वस्त्र किया, फिर उसके बाद में मोम लगाया था, तो वो मोम जो है वो हट जाता है गर्म पानी से। तो जैसे ही मोम हटेगा तो जहाँ मोम था वहाँ तो गुलाबी रंग रह जाएगा, क्योंकि गुलाबी रंग को रेजिस्ट किया उसने, अवरुद्ध किया, अवरोधक कार्य किया वहाँ। तो गुलाबी रंग का जो है वो पृष्ठभूमि वहाँ रह गई और बाकी जो पूरा है वो गहरे लाल रंग का हो जाता है। तो गर्म पानी से धोने के बाद में मोम हट जाता है
और जो पूरा वस्त्र है वो गहरे लाल रंग का है, गहरे लाल रंग की डिज़ाइन दिखाई देती है, लेकिन पीछे से पृष्ठभूमि पिंक कलर की, हल्के पिंक कलर, हल्के गुलाबी रंग की दिखाई देती है। और उस वक़्त हम कलमदार को पालमपुरी वस्त्र भी कहते हैं। पालमपुरी वस्त्र भी हम कलमदार वस्त्र को कहते हैं। और इसमें फूल, पत्ती, पुष्प वाटिका, पौराणिक कथाएं, ये सब इसके नमूने होते हैं, वो इसमें यूज़ करते हैं। और जब पौराणिक कथाएं का चित्रण होता है तो हम उस पालमपुरी वस्त्र, कलमदार वस्त्र को पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, इनमें हम पहन सकते हैं। उस कपड़े को अपने शरीर पर डाल के और पूजा पाठ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कलमदार वस्त्र जो है वो चौकोर चौकोर टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया जाता है। और वो जो चौकोर टुकड़े होते हैं वो भगवान की जो मूर्ति होती है उनका जो मुकुट वाला भाग है, उस मुकुट वाले भाग में ये जो कलमदार वाला जो चौकोर चौकोर कपड़े बनाए हैं, जिन पे नमूने बनाए हैं, वो चौकोर कपड़ा भगवान की मूर्ति के मुकुट पर यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये कलमदार ट्रेडिशनल वस्त्र के बारे में था। तो आज हमने पढ़ा पटोला और कलमदार। पटोला एक परंपरागत वस्त्र है, कहाँ का? गुजरात और काठियावाड़ का। बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही मुश्किल से बनता है, बहुत ही मेहनत से बनता है, बहुत ही सावधानी से बनाना पड़ता है। सिल्क के धागों से इसको बनाया जाता है और ये इतना लोकप्रिय और इतना महंगा और प्रेशियस होता है गुजराती लोगों के लिए, काठियावाड़ी लोगों के लिए, कि वो अपने जब बहुत शुभ अवसर होते हैं, शादियां होती है, तब पहनते भी हैं, गिफ्ट भी देते हैं, अपनी लड़कियों को दहेज में भी देते हैं। ये पटोला वस्त्र और शादी में भी पहना जाता है। पटोला को जब बनाते हैं तो सिल्क के धागों से बनाया जाता है। सिल्क के धागों को रंग लिया जाता है, उनमें ताने और बाने अलग कर लिए जाते हैं। ताने जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं थोड़े, और ताने के धागों को और इनको दोनों को रंग के और दोनों सूतों को फैला दिया जाता है जमीन पर। जमीन पर फैलाने के बाद में पहले ताने फैलाते हैं, फिर उनके ऊपर बाने और फिर डिज़ाइन उकेर देते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद में उनको जगह जगह से बांध देते हैं। बांधने के बाद में फिर उसको हल्के रंगों से गहरे रंगों तक रंगते रहते हैं। पहले हल्के रंग में डाला, बांधा हुआ है, फिर जो हल्का रंग रखना है उसको वापस बांध दिया, फिर वापस गहरे रंग में, फिर इस तरह से जैसे हम टाई एंड डाई में करते हैं वैसे, जब तक हमारा पक्का रंग, मतलब जो हमको चाहिए, हमारा विश, जो हमारी मतलब चाहत है, उस प्रकार का रंग जब तक नहीं आता है तब तक हम उसको रंगते रहते हैं। और फिर रंगने के बाद में ताने और बाने के जो धागे होते हैं उनको, जो उनके परंपरागत नमूने होते हैं, घोड़ा, हाथी, टोकरी, उसके अनुसार हम उनको व्यवस्थित करते हैं। मतलब जैसे जो ताने के धागे हैं उनको लंबाई में रखते हैं और जो बाने के धागे हैं वो उसमें बुनाई करते हैं उसमें। लेकिन उसकी जो डिज़ाइन होती है उसकी डिज़ाइन के अनुसार ही हम बाने के धागों को उसमें बुनाई करेंगे। अगर एक भी डिज़ाइन थोड़ी से इधर उधर हो जाए असावधानीवश तो सारी डिज़ाइन बेकार हो जाती है। और जो इसके परंपरागत नमूने हैं उसके अनुसार इनके नाम भी होते हैं। अगर फूलों के गुच्छे वाले नमूने हैं तो पटोला कहलाता है फुलकारी। अगर हाथी और चीता के नमूने हैं तो पटोला कहलाता है बाघ कुंजर। अगर नृत्य करती स्त्री है और वो पटोला कहलाता है नारी कुंजर। और कहीं कहीं देवनागरी लिपि में मंत्र लिखे रहते हैं और वो पुरुष यूज़ करते हैं उन कपड़े को, लेकिन वो जो कपड़े होते हैं वो सूती और मलमल के धागों से बने होते हैं और उनको जब पुरुष धार्मिक अनुष्ठानों और इसमें पहनते हैं तब उसका नाम होता है धोती। उस वस्त्र का नाम है वहाँ धोती होता है। और जो कलमदार होता है वो कलमदार कलम और पेन के द्वारा उकेरा जाता है वस्त्र के ऊपर। इसमें रेजिस्ट डाइंग यानी अवरोधक डाइंग, अवरोधक रंगाई के तरीके से, बाटिक की तरीके से कलमदार को बनाया जाता है। पहले वस्त्र को हल्के गुलाबी रंग में डाल देते हैं, फिर जो डिज़ाइन, फिर उसको फैला देते हैं, फिर जो डिज़ाइन होती है उसको कलम या पेन के द्वारा गरम गरम वैक्स में, मोम में डुबो के और उस पर पेंट कर देते हैं जो डिज़ाइन बनानी है। फिर पेंट करने के बाद में उसको गहरे रंग में डाल देते हैं, गहरे लाल रंग में। गहरे लाल रंग में डालने के बाद में वापस से गर्म पानी में डालते हैं। गर्म पानी में डालने के बाद उसका मोम हट जाता है। तो जहाँ मोम लगा हुआ है
था मतलब और हट गया, वो गुलाबी रंग में रह गया और बाकी जो चीज़ है वो लाल रंग की हो जाती है। तो इसमें गहरे लाल रंग की डिज़ाइन होती है, पृष्ठभूमि पिंक कलर की होती है और इसके जो मोटिव्स होते हैं, नमूने कलमदार के, वो फूल, पत्ती, पुष्प वाटिका ऐसे होते हैं। लेकिन कहीं कहीं पौराणिक कथाओं का भी चित्रण होता है जो कि पूजा पाठ और इनमें पहना जाता है। और जब ये डिज़ाइन पूरा बन जाता है, गहरे लाल रंग की डिज़ाइन और पिंक कलर का पृष्ठभूमि, तब हम कई बार कलमदार को पालमपुरी वस्त्र भी कहते हैं। और कई बार चौकोर चौकोर छोटे छोटे टुकड़ों में कलमदार बनाया जाता है और वो जो वस्त्र है वो भगवान की मूर्ति के जो मुकुट होता है उसके ऊपर इस चौकोर टुकड़े को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से पटोला और कलमदार ये एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स, ये भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में था। थैंक यू।